स्किल बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट और आपका मोटिवेशनल स्पीकर। मैं अलग अलग तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं। आज फिर एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आपकी प्रॉब्लम को इतनी ज़्यादा सॉल्व कर देगी, आप इस चीज़ को मानोगे कि वाकई में ही इस चीज़ से हमारा सारा ही समाधान हो गया। जैसे आज हर एक आदमी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? फंडिंग। हम अपने फंड्स कैसे रेज करते हैं? जैसे डेब्ट से करते हैं या इक्विटी से करते हैं। इक्विटी लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम कोई इन्वेस्टर ढूंढें और इन्वेस्टर को बता पाएँ, अच्छे से बता पाएँ कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियाँ हैं जिसके कारण आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप अपने इन्वेस्टर को समझा पाते हो तो इन्वेस्टर 100% एग्री कर जाएगा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं आज आपको ऐसे ही 10 तरीके बताऊंगा कि जिस तरीके से आप लोगों को, अपने इन्वेस्टर को या जहां से भी आप फंड रेज करना चाहते हो उनको समझा पाओ और अपना फंड्स इकट्ठा करके अपने कारोबार में बढ़ोतरी कर पाओ या नया कारोबार शुरू कर पाओ। और सबसे पहला पॉइंट है प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, कि आप आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या डाल रहे हो जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जिससे लोगों की डेली रूटीन में आने वाली प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रही है तो आपका इन्वेस्टर जरूर चाहेगा कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। लाइक जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं हम पेटीएम की, गूगल पे की। उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की? जैसे पेटीएम लोगों के पास आज जब ट्रैवल करते थे या कोई ऑटो में, रिक्शा में, कहीं पे भी ट्रैवल करते थे या कोई सब्जी खरीदने जाते थे, कोई ग्रोसरी लेने जाते थे, कि छुट्टे की प्रॉब्लम बहुत आती थी। लोगों को उसने इस चीज़ से समाधान दे दिया कि छुट्टा, अभी पैसा जेब में रखने की ज़रूरत नहीं, आपके पास ऑनलाइन वॉलेट आ गया। अभी मोबाइल भी इतना बड़ा होता है लोगों के पास और साथ में पर्स भी रखना पड़ता है। अभी पर्स की तो उन्होंने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी कि जितने पैसे आपको चाहिए आप स्कैन कोड से या उनके नंबर पे ट्रांसफ़र कर सकते हो और एग्जैक्ट अमाउंट सेंड कर सकते हो। सपोज आपने किसी को 95 रुपीज़ देने, आपके पास 100 रुपीज़ है, 5 रुपये उसके पास छुट्टा नहीं है, तो आपका तो 5 रुपये का नुकसान हो गया ना। अभी आप 95 ही दे सकते हो अगर आपके पास पेटीएम चल रहा है या गूगल पे चल रहा है। इसको बोलते हैं आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो आपके इन्वेस्टर का 100% इंटरेस्ट बनेगा आपकी कंपनी में। इसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? साइज ऑफ प्रॉब्लम। आप अपने कस्टमर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसका क्या सल्यूशन आपने निकाला है, ये सबसे मेन पॉइंट है। आप अपने कस्टमर की जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इतना ही बड़ा आपका मार्केट शेयर हो जाएगा, आपको उतना ही लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। इसकी हम छोटी सी एग्जांपल देते हैं जोहो की। जोहो कंपनी के बारे में आपने सभी ने सुना होगा कि आज बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की जोहो बन चुकी है, जहां पे हम अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स बाय करते हैं बहुत ही चीप प्राइस पे। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, एक ERP होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, एक IT का पूरा सेटअप लगाती है, लेकिन जो छोटे व्यापारी थे वो इतना बड़ा सेटअप IT का नहीं लगा सकते, इतने स्टाफ को लोग नहीं हायर कर पा रहे थे। इसीलिए जोहो ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया 1500 रुपये पर मंथ पे। लोग 1500 रुपये में अपनी एक ऐप पे ही अपने सारे कारोबार को, ERP को अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंगली CRM हैंडल कर रहे थे, हर एक चीज़, और 1500 रुपये किसी को देने में भी दिक्कत नहीं थी। इस तरीके से उन्होंने अपना साइज ऑफ प्रॉब्लम को बड़ा कर लिया, अपने मार्केट शेयर को बड़ा कर लिया। उसके बाद आ जाता है बिग बास्केट। बिग बास्केट ने क्या किया, ग्रोसरी हर परिवार की ज़रूरत है, उन्होंने ग्रोसरी स्टोर खोल दिया कि लोगों तक अप्रोच इजीली हो जाए, लोगों के घर पे ग्रोसरी डिलीवर हो जाए। इसी तरीके से जैसे आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, सपोज आप कोई साड़ी की दुकान खोल रहे हो, कोई कपड़े की दुकान खोल रहे हो, कोई किराने की दुकान खोल रहे हो, उसमें क्या है कि आप एक ही कारोबार कर रहे हो, वहाँ पे वही ग्राहक आएगा जिसको आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत है, आपका साइज छोटा हो जाएगा। अगर आप कोई मल्टी ब्रांड्स का कारोबार कर रहे हो, मल्टी आइटम्स का कारोबार कर रहे हो, उससे आपका कारोबार साइज बड़ा हो जाएगा, जिससे इन्वेस्टर को आपके कारोबार में इंटरेस्ट बनेगा। उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट USP। प्रोडक्ट USP क्या चीज़ होती है? सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसके फीचर्स ऐसे होने चाहिए जो आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम का सल्यूशन हो। सपोज किसी चीज़ की आज मेरे को ज़रूरत है लेकिन मेरे पास नहीं है, और उसी टाइम आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसमें वो चीज़ें हैं जो चीज़ की मेरे को आज रिक्वायरमेंट थी, तो नेचुरली मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूंगा। ऐसे प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेके आइए। आपके कंपैरिजन में आपके जो कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट फीचर्स ज़्यादा होने चाहिए और बर्निंग प्रॉब्लम जो होती है कस्टमर की, उनका सोल्यूशन हो उनमें। जैसे अभी फिर हम जोहो की एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने एक बड़ी टेक्नोलॉजी को 1500 रुपये पर मंथ में कर दिया।
इस चीज़ से कस्टमर को इजी टू बाय हो गया कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी और टेक्नोलॉजी भी मिल गई। इस तरीके से अगर आप अपने कोई प्रोडक्ट बनाते हो जिसके फीचर्स आप सोच के बनाओ कि लोगों को इजीली वो अवेलेबल हो जाएं और सस्ते में अवेलेबल हो जाएं और उनकी प्रॉब्लम का सलूशन भी हो, तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे, आप अपने प्रोडक्ट की एक स्टोरी बनाओगे, तो आपका प्रोडक्ट इन्वेस्टर को जरूर पसंद आएगा और इन्वेस्टर जरूर आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा आपका ब्रांड बिल्ड करने में। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट है आपकी टीम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपकी टीम तैयार करनी पड़ेगी। आपको जितनी भी ट्रेड्स आपके कारोबार में लगती हैं, हर ट्रेड पे आपको एक एम्प्लॉय वहाँ पे रखना पड़ेगा। उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर रोज़ आप ही जाकर बता रहे हो कि आज ये काम करना है, आज ये काम करना। उनको पहले दिन ही उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा दीजिए और स्टाफ को ऐसे को रखिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनको अपनी ट्रेड में कम से कम 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, ताकि उनको आते ही काम पे लगने की इच्छा हो, काम करने की इच्छा हो, काम कर पाएं। अभी आप ऐसा बोलो कि हमारी टीम में यंगस्टर है, यंगस्टर्स भी होने चाहिए आपकी टीम में, लेकिन आप 2, 3, 4 एक्सपर्ट्स रखें जिनकी एज ज़्यादा हो, उनको मैच्योरिटी लेवल उनका अच्छा हो। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर का यकीन बनेगा आपके ऊपर कि ये मेरे पैसे लेके भागेंगे नहीं, ये मेरे पैसे से इंजॉय नहीं करेंगे, वाकई में ही बिजनेस करेंगे। ऐसी टीम बनाओ जिससे इन्वेस्टर को आपके कारोबार के ऊपर, आपके ऊपर फेथ हो जाए। उसके बाद आता है 5वां पॉइंट, पास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस। आप पिछले 3 साल की, 2 साल की जो भी आपकी जर्नी है, वो आप अपने इन्वेस्टर के साथ डिस्कस कीजिए, उनको स्टोरी में बताइए। सपोज आपकी किसी कस्टमर के फीडबैक्स आए हैं, आपके कस्टमर की कैसे लाइफ चेंज होगी आपके प्रोडक्ट यूज़ करके, उसको स्टोरी में बताइए। क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं अगर आप स्टोरी सुनाते हैं उनको कि मैंने ये प्रोडक्ट इस कस्टमर को बेचा था, उसकी मेरे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी वो रेगुलर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। इस तरीके से आपका इन्वेस्टर जल्दी आपको हाँ कर देगा आपके कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेली स्टोरी ही काम करेगी, उनको नंबर भी बताइए कि लास्ट 3 ईयर में आपने क्या ग्रॉस मार्जिन किया है, कितनी सेल की है, कितना आपको नेट प्रॉफिट हुआ है। हर चीज के बारे में अगर ब्रीफली अगर स्लाइड शो करोगे, इन्वेस्टर जल्दी ही मान जाएगा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है 6 पॉइंट, आप अपने कस्टमर के फीडबैक से कैसे अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6वां पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर के फीडबैक से कैसे अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हो। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो आज की डेट में बहुत अच्छा ब्रांड नहीं बन पा रहा, आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो खरीद रहे हैं उसका फीडबैक तो ज़रूर दे रहे हैं ना, वो फीडबैक ज़रूर लीजिए। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आप प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट कैसे अच्छा हो सकता है। जैसे फेसबुक की एक हमने एग्जांपल दी थी, फेसबुक ने भी एक बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क हमें करके दिया था कि फेल फास्ट फेल चीप, कि कम पैसे में जल्दी आप फेल हो जाइए ताकि आपको अच्छे फीडबैक्स मिल सके, आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो, स्टार्टिंग जो पहला प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, तो वहां से आप इंप्रूव करके आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर पाएं। आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली ही बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं बनाते या फीडबैक पे काम नहीं करते, आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट ही अच्छा है, तो आप फेल हो जाओगे। इन्वेस्टर आपको कभी भी पैसा नहीं देगा आपके कारोबार बढ़ाने के लिए। इसके बाद आता है 7वां पॉइंट, मनी मेकिंग मॉडल। मनी मेकिंग मॉडल आप अपना पहले ही तैयार करके लेके जाइए कि आपने जो बिजनेस शुरू किया है उसके आने वाले 3 साल में आप कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे, कितना आपको मार्जिन आएगा, कितना ग्रॉस मार्जिन होगा, कितना नेट मार्जिन होगा, कितनी कंपनी की टर्नओवर बढ़ेगी, कितना आपको कैश फ्लो आएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने फाइनेंस वाले किसी भी आदमी की हेल्प ले सकते हैं जो आपके ऑफिस में काम करता है, या आप अपने सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ये चीज़ अपनी कंप्लीटली तैयार करवा के साथ में लेके जा सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से बनाना। उसके बाद ही अगर इन्वेस्टर के सामने आप ये चीज़ लेके जाते हो, इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा लगता है कि 3 साल आगे का, 4 साल आगे का भी इनको सारा प्लान आउट किया हुआ है। इससे भी इन्वेस्टर आपको जल्दी ही पैसा दे देगा आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आ जाता है 8वां पॉइंट, आपको अपने इन्वेस्टर से फंड्स चाहिए क्यों और कितना फंड्स चाहिए। सबसे मेन बात है, आप इन्वेस्टर के पास जब भी जाते हो फंड्स के लिए, फंड रेजिंग के लिए, इक्विटी के लिए, आपने उनको ऐसा नहीं बोलना कि मेरे को 25 करोड़ दे दो, मेरे को 50 दे दो, मेरे को 1 करोड़ चाहिए। आपको उनको बताना पड़ेगा आपने पैसा लगाना कहाँ है, क्यों चाहिए आपको पैसा। सपोज आपने कोई टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है,
आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क में ऑर्डर्स है लेकिन आपकी कैपेसिटी कम है। आज प्रोडक्शन करने की, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास यूनिट छोटा है। आप अपने यूनिट को बढ़ाने के लिए या आपके अपने स्टाफ को बढ़ाने के लिए, स्टाफ की हायरिंग के लिए, अपने कारोबार में और कई तरीके की टेक्नोलॉजीज को हायर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट सबसे मेन पार्ट। आज एडवर्टाइजमेंट पे भी हम काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर भी हम इक्विटी ले सकते हैं। हमें मेन चीज़ बतानी पड़ेगी अपने इन्वेस्टर को कि इस कारण के लिए मेरे को इक्विटी चाहिए, मेरे को फंड चाहिए। इसीलिए आप अगर सीरियसली उसके साथ टॉक करोगे, सीरियसली आप बता पाओगे कि इस चीज़ के लिए मेरे को फंड चाहिए, इन्वेस्टर जल्दी मान जाएगा आपको फंड्स देने के लिए और आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए। इसके बाद 9th पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टर एंट्री प्राइस। इन्वेस्टर किस तरीके से वैल्यूएट करता आपकी कंपनी को, वो शेयर बेसिस पे आपकी कंपनी में एंट्री लेता है। सपोज आपने 100 रुपए की कोई कंपनी है, वो 15 रुपए 20 रुपए आप उनको इक्विटी देना चाहते हो, उसकी वो वैल्यूएशन करेगा जो आपको मैंने इससे पहले 8 पॉइंट बताए हैं उनके अकॉर्डिंगली। आप अपने 8 पॉइंट इस तरीके से कंप्लीट करके लेके जाइए कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और आपको आपके रेट के अकॉर्डिंगली ही इक्विटी मिल जाए। इस तरीके से आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। वैल्यूएशन के लिए एक अलग वीडियो भी बनाएंगे हम, वहां पे आपको वैल्यूएशन का पता लगेगा कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन आप कैसे करवा सकते हो, आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए और किस हिसाब से आपको इन्वेस्टर से पैसा मांगना है। उसके बाद आ जाता है 10th पॉइंट इन्वेस्टर एग्जिट। इन्वेस्टर क्या चाहता होता है आपसे? इन्वेस्टर हमेशा यही चीज चाहता है कि मेरा जो पैसा लगा, सपोज मेरा एक 100 रुपए का नोट लगा आपकी कंपनी में, वो 1 साल में डबल हो, 5 साल में 5 गुना हो जाए, 10 साल में 10 गुना हो जाए। इसीलिए वो रिस्क लेता आपके ऊपर, आपकी कंपनी पे निवेश करता है, इसी चक्कर में कि पैसा उसको ज्यादा चाहिए, उसने ज्यादा अर्निंग करनी है। लेकिन उसको इसी तरीके से आपने जो पहले 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट, इस तरीके से ही समझाना है कि उसके माइंड में कोई भी ऐसा डाउट ना रहे, ऐसा कोई सवाल ना हो जिसका जवाब आप पहले ना दे पाए हो। अगर इसी तरीके से आप उसको सारे जवाब दोगे, पहले से आप इतने रेडी होके जाओगे, वो आपकी कंपनी में जल्दी इन्वेस्ट करेगा और जब आप चाहोगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसको आप उसी तरीके से एग्जिट भी कर पाओगे। ये 10 पॉइंट्स थे जिससे आपको पता लग जाएगा आपकी कंपनी की मेन वैल्यू क्या है और किस तरीके से आप इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अगर अभी भी आपको लगता है कि मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं लगी, आप स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे कॉल करके अपने बिजनेस कंसल्टेंट की राय ले सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।